26 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन ये संविधान दिवस मनाने के पीछे वजह यह है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा भी आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और नेशनल लॉ डे यानी राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1979 से ही। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, पहली खबर तो ये कि राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर आज समारोह का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी अध्यक्षता करेगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा ये संविधान दिवस समारोह। इस साल इसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इस मौके पर देश भर की पंचायतें भी आज संविधान दिवस मनाएगी। स्थानीय भाषाओं में पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से भी ये नई पहल की जा रही इस बार, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मंत्रोच्चार और जय घोष के बीच राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराया धर्म ध्वज। आखिरकार आपको पता होगा, बीते दिन अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से फहराई ये धर्म ध्वजा और इस मौके पर मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य है। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये मानसिकता इतनी हावी हो गई कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। और इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम के दौरान देश के चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से लेकर राम जन्मभूमि तक अयोध्या में तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो का आयोजन भी किया। बाकी ये भक्तिमय माहौल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण की कुछ अलग अलग फुटेज देखिए। मोदी रामलला के लिए चंवर वस्त्र लेकर पहुंचे हैं। सप्तऋषि मंदिरों में भी पूजा की और रोड शो में पीएम पर पुष्प वर्षा भी की अयोध्या वासियों ने। पूरी अयोध्या राममय हो गई। जैसे ही धर्म ध्वजा कंप्लीट हुई, वहां मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। पीएम मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मिलकर राम दरबार में पूजा अर्चना भी की और पीएम खुद रामलला के लिए अपने हाथों से वस्त्र और चंवर भी लेकर पहुंचे हैं। तो कुछ यूं रहा कार्यक्रम, बहुत ही भव्य और अद्भुत तरीके से। अयोध्या के अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री बीते दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र भी गए और यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। शहीदी दिवस के मौके पर समागम में सिक्का भी जारी किया और बोले कि नया भारत डरता और रुकता नहीं है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर किताब का विमोचन किया और एक सिक्का भी रिलीज किया। और इस शहीदी दिवस के समागम में पीएम मोदी जमीन पर बैठे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री आज करेंगे सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी। आज 26 नवंबर को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब में किसानों ने फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान किया और कल 27 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करेंगे। बताया जा रहा है कि संभू व खनौरी बॉर्डर के किसान संगठनों ने आने वाले दिनों के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने साफ कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं करती है तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। और 27 नवंबर को पंजाब के जालंधर स्थित नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम किया जाएगा। और अगले महीने 5 दिसंबर को पूरे पंजाब में 2 घंटे ट्रेन रोकने का भी ऐलान किया है किसान संगठनों की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्तियां 6% तक बढ़ी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और भारत की जीडीपी ग्रोथ पर भी अच्छी खबर देखिए। भारत की आर्थिक तरक्की पर शुभ समाचार आया। इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, जो कि आरबीआई से भी ज्यादा रहा है। इंडिया रेटिंग्स ने FY26 के लिए अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। और हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन का भी कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में $4 ट्रिलियन पार कर लेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 205 दिन बाद बंद हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट। सेना के बैंड की धुन पर थिरके भक्त। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होगी अब शीतकालीन पूजा, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और कड़ाके की बर्फबारी के बीच तापमान भी माइनस में चल रहा है। तो आखिरकार अब शीतकालीन सत्र के लिए बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और अब योग बद्री पांडुकेश्वर में होगी ये शीतकालीन पूजा। वैसे दोस्तों, उत्तराखंड में इस साल 4 धाम में तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। कुल 209 दिनों तक चली यात्रा और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केदारनाथ धाम में टूटा श्रद्धालुओं का। आपदा के कारण यमुनोत्री पर भी असर दिखाई दिया। वैसे केदारनाथ धाम के कपाट तो पिछले महीने 23 अक्टूबर को बंद हो गए थे और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल 25 नवंबर को हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मॉर्गन स्टैनली
दिल्ली की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने के लिए दूसरी 6 माही में खर्च कम करने की जरूरत है। यानी भारत सरकार को अपना पूंजीगत मैनेजमेंट इस हिसाब से बनाना चाहिए ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच पीएमओ ने बड़ा एक्शन लिया। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा, सरकार भी कई कदम उठा रही है। कुछ दिन पहले ही राजधानी में ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी जारी हुआ। इस बीच दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले और उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों की जांच की जाए और उन पर कार्रवाई तेज की जाए और जितना हो सके राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। और अब इस बारे में पीएमओ ने भी अपने ऑर्डर में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी वगैरह पर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए खबर देखिए, टीईटी अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली में जुटे शिक्षक। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों के टीचर्स ने बीते 2 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन किया सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य के फैसले के खिलाफ। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल को 194 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया। सांदीपनि विद्यालय और अमृत 2.0 परियोजना का लोकार्पण भी किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने विवादित बयान दिया। चाइना बोला कि अरुणाचल तो हमारा है, इस पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है, हम इसे मान्यता नहीं देते। तो चीन के इस बयान पर भारत ने भी जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है, सच्चाई कभी नहीं बदल सकती है। चीन की तरफ से खुद डायरेक्टली इस बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। मंगलवार को बीते दिन चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जांगनान यानी अरुणाचल हमारा हिस्सा है। चीन का यह बयान भारतीय महिला पीएम वांगजोंग थांगडोक के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया है। तो चीन के इस विवादित बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है और ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती है। और अगला अपडेट देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौतें बर्दाश्त नहीं है। अक्सर आपको पता होगा जेल में पुलिस वाले कई बार जो अपराधियों को हिरासत में रखते हैं, कूटते पीटते मारते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी किया और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले पर भी 16 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। और वहीं दोस्तों आर्मी अफसर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही है। उनकी अपील खारिज हुई, कहा कि आप सेना के लायक नहीं, धार्मिक आदेश न मानने पर सेना से निकाले गए थे। आर्मी के एक पूर्व ईएसआई अफसर की उस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि अफसर पर ये गंभीर आरोप थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल, अमेरिका के पैंतरे से बिगड़ गया पूरा खेल। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सख्त प्रतिबंधों के चलते भारत दिसंबर महीने में रूस से तेल की खरीद 3 साल के सबसे निचले स्तर पर कर रहा है। मतलब दोस्तों पिछले 3 सालों से जो भारत रूस से जितना तेल खरीद रहा था, तो उस रेशियो के हिसाब से अब सबसे कम तेल खरीदेगा। अगले महीने दिसंबर में 18 लाख की जगह सिर्फ 6 लाख बैरल पर ही क्रूड ऑयल के आयात होने का अनुमान है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का ये असर दिख रहा है। और सोना चांदी के भाव पर भी खबर आ रही दोस्तों, सोना 1811 रुपए महंगा होकर 1,25,119 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी का भाव भी 2670 रुपए चढ़कर 1,56,320 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इसी साल सोना 48,987 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी 70,303 रुपए महंगी हुई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी अपनी प्रेगनेंसी को ढाल नहीं बना सकती है। शुरुआत से ही पति को मानसिक प्रताड़ना दी थी एक पत्नी ने, तो दोनों के तलाक की मंजूरी दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी को पति के खिलाफ हुई क्रूरता के बचाव के लिए ढाल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कोर्ट ने माना कि पत्नी के व्यवहार से पति ने मानसिक प्रताड़ना झेली और इससे वैवाहिक संबंध भी पूरी तरह से टूट गए हैं। ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या बयान दिए हैं। और वहीं देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई गवाई बोले कि हिंदू विरोधी होने के आरोप गलत हैं। जूता फेंकने वाले को उसी पल माफ किया, कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती है। आखिरकार बिहार जस्टिस गवाई तो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। अब उन्होंने अपने न्यायमूर्ति के रूप में सफर और जस्टिस को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया और इनकी जगह जो देश के नए सीजेआई बने, तो उन्होंने भी देखिए आप सीजेआई बनने के बाद पहले ही दिन 17 केस सुने और एक सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया दोस्तों कि पहले ही दिन ओरल मेसनिंग को बंद कर दिए, यानी अब लिखित अपील होगी, मौखिक कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्याय रुकना नहीं चाहिए। कार्यभार संभालते ही उन्होंने मामलों की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए भी ओरल मौखिक मेसनिंग बंद कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में अब छोटी मोटी चोरी ठगी को भी संगठित अपराध माना जाएगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही आखिरकार बिहार राज्य में यह नया नियम लागू हो चुका है। बिहार पुलिसिंग का यह नया फ्रेमवर्क लागू हुआ। अब छोटे मोटे अपराध हो, छोटी मोटी चोरी हो तो भी संगठित अपराध ही माने जाएंगे। चोरी, स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग मतलब जेब कतरी, छोटी ठगी, धोखाधड़ी, अवैध टिकट बिक्री, जुआ, सट्टा, पेपर सेल, रैकेट, इन सभी को संगठित अपराध
अपराध के रूप में माना जाएगा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी ऐसा। और दोस्तों बिहार में नीतीश सरकार की नई गवर्नमेंट बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई और इसमें पहले ही बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में AI मिशन, चीनी मिल और नए टाउनशिप को लेकर भी फैसला हुआ। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि बिहार की पहली कैबिनेट मीटिंग में किन किन फैसलों को लेकर चर्चा हुई। और कैबिनेट मीटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। और बिहार में टीचर शिक्षकों को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा। 6 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तय हो गया वरीयता का फॉर्मूला। अब शिक्षकों को वरीयता उनकी सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इससे शिक्षकों के प्रमोशन और अन्य लाभों में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। और वहीं दोस्तों बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी अगला चरण शुरू हो चुका है। ऑनलाइन होगी पूरी प्रोसेस, तो BPSC के पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। यूपी बिहार के 77,000 डिलीवरी मामलों पर एक अमेरिकी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया गया कि प्राइवेट अस्पतालों में प्रति 1000 नवजात बच्चों में से 51 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि सरकारी आंकड़ा सिर्फ 32 का ही है। जी हाँ, देखिए दोस्तों जरा ये चौंकाने वाली रिपोर्ट अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपेशनेट इकोनॉमिक्स RICI की तरफ से जारी की गई और इसमें खुलासा हुआ कि भारत के यूपी बिहार इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों की मौत का खतरा सरकारी अस्पतालों की तुलना में भी 60% ज्यादा है। ये वाकई में हैरानी की बात है कि यूपी बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतनी घटिया सर्विस है या इस हद तक मृत्यु दर है नवजात बच्चों की। अब क्या